Welcome back to the next lecture in the series of organic chemistry for the upcoming JEE examinations. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में जान लिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, एंड उसके टाइप्स के बारे में बात किया था. तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको हल्का सा लास्ट लेक्चर का रिकैप करा देता हूँ. ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात की थी लिटिल बिट. ठीक है ना, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या देखा था अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. ठीक है ना, हाँ जी. और सेकेंड चीज़ ये किसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये किसका कंसेप्ट है भाई साहब, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो मेन पार्ट था वो देखा था. प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और एक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है. प्लस आई कौन दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और माइनस आई कौन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. उसके हम लोग ने सीरीज़ के बारे में बात किया था. ओके, जो आज का मेन मोटिव है, आज का मोटिव हमने स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले टॉपिक जो हमारा रह गया था उसको बोलते हैं माइनस आई ऑर्डर और इलेक्ट्रोफिलिसिटी. ठीक है ना, माइनस आई ऑर्डर एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है, एक ये कार्बोनिल सेंटर है. ठीक है, यहाँ पे एक मैं कार्बोनिल सेंटर ले रहा हूँ. ठीक है, आपको पता है कार्बोनिल सेंटर के बारे में अगर आप बात करोगे, इनिशियल में थोड़ा कार्बोनिल सेंटर के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा लिटिल बिट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोनिल सेंटर. कार्बोनिल सेंटर कुछ इस प्रकार की मोइटी होती है. ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एंड कार्बन इज योर लीस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. ठीक है, ऑक्सीजन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. ठीक है, देन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन स्पीसीज टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ. सो यहाँ पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे कार्बन जो सेंटर है वहाँ पे डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक्सेस ऑफ चार्ज आ जाएगा. अब इसी डेफिशिएंसी मतलब इसी जब कार्बन के पास इनिशियली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द कार्बन सेंटर, जो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें डेफिशिएंसी आ गई. क्या आ गई, डेफिशिएंसी. मतलब ये क्या हो गया, कार्बन सेंटर गरीब हो गया. क्या हो गया, ये गरीब हो गया. और इसीलिए कार्बन सेंटर किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और उसको हम लोग गरीब कहते हैं भाई साहब. ठीक है, हाँ. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो चलो ठीक है सर, आपने कार्बोनिल के बता दिया. कार्बोनिल का जो कार्बोनिल सेंटर होता है वो क्या होता है, उसमें जो कार्बन है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अटैक किसका होगा, अब यहाँ पे उस चीज़ का अटैक होगा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा. ठीक है ना, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल की इस सेंटर पर अक्सर अटैक करता है. ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सॉफ्ट एंड हार्ड सेंटर के ऊपर, बट जनरली हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमने किस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा. ठीक है, हाँ जी. लेकिन अगर ये तो एक कार्बोनिल सेंटर है और आपने पता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बोनिल सेंटर. सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एसिड हैलाइड्स के बारे में पढ़ा होगा. मान के चलते एसिड क्लोराइड ले लिया. ठीक है, देन अपन ले लेते हैं अपन ये अपना एक और हो गया, उसको बोलते हैं अल्डिहाइडिक वाला. देन उसके बाद आ जाता है अपना कीटोनिक वाला. देन आ जाता है अपना ईस्टर वाला. देन आ जाता है भाई अपना कार्बोक्सिलिक वाला. उसके बाद आ जाता है अपना अमाइड वाला. लास्ट में आ जाता है अपना भाई साहब लास्ट में. ठीक है, इतनी हो गई, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हाँ. तो ये सारे कार्बोनिल सेंटर ले लिए. ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलते ये अटैच्ड है, आर इधर पे सेम ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी आर 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 अटैच्ड है और यहाँ पे भी आर अटैच्ड है. यहाँ पे सारे आर है वो सेम है. ठीक है ना, जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया एज अ सब्सटीट्यूएंट वो क्या है, सब लोग सेम है, ऑल अल्काइल आर सेम. ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है जो था, अब बताओ भाई ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ. अब इन 6 कंपाउंड में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और सॉरी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब कौन सा कार्बन सेंटर ज़्यादा गरीब होगा. ठीक है, तो आओ देखते हैं. सबसे पहला बात करते हैं हम लोग
यहाँ से जुड़े हुए ग्रुप्स की, जो कार्बोनिल सेंटर है, कार्बन सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप। तो यहाँ पे अल्काइल है, यहाँ पे भी अल्काइल है, यहाँ पे अल्काइल है, यहाँ पे भी अल्काइल है, यहाँ पे भी अल्काइल है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइड के तो सारे ग्रुप सेम है, ठीक है ना, जो की एटम है सेम है। अब दूसरे साइड की बात करो तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OR है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़ बात करता हूँ क्लोरीन की। तो क्लोरीन तुमको पता है क्लोरीन क्या है, मैं कोई और पेन ले लेता हूँ आपके लिए ताकि आपके लिए समझ में अच्छे से आपको, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। क्लोरीन क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट मतलब फ्लोरीन से कम है, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे मोस्ट में हटा देता हूँ, मोस्ट लिखना थोड़ा पाप हो जाता है भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर एक चीज़ प्रॉपर बतानी होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये उसकी ब्यूटी है, ऑर्गेनिक चीज़ में हर एक चीज़ प्रिसाइज होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन बहुत अच्छे अराइज होते हैं। ये हो गया माइनस, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या लगाते हैं, कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, -I इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, -I इफेक्ट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुछ करेगा क्या, नो, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लगाता, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब ये अल्काइल है, अल्काइल क्या देखते थे भैया, अल्काइल इलेक्ट्रॉन देने का काम करते, तो ये +I इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OR जुड़ा है, OR के बाद ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होंगे, है ना। अब ये लोन पेयर यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, +R इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, +R। यहाँ पे OH है, OH भी अपने लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे भी +R लगा रहा है। और लास्ट में आता है तुम्हारा NH2, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, +R दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, +R, ठीक है। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने +R के बारे में जाना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप मान के चलो, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस गरीब सेंटर को दे पा रही है, बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन ये बाजू वाले जो करीब सेंटर है उसको डोनेशन कर सकते हैं, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस और +R इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, +R इफेक्ट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, अब इन सब का मेरे को ऑर्डर देखना है कि भैया कौन ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा गरीब है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है कि जो -I दिखा रहा है, -I मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन कहीं खींच रहा है क्या, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक्सेप्ट दिस A कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी A की। किसकी होगी, A की। उसके बाद किसकी होगी भाई, जो कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा वो है B, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी भाई, ये तो भैया +I से डोनेशन कर रहा है, सॉरी +I से, हाँ जी, ठीक है ना। ये कितना है, +I से डोनेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 3rd। उसके बाद आ जाता तुम्हारा +R के 3, यहाँ पे 3 है D। अब बताओ किसका +R ज़्यादा, अब क्वेश्चन ये उठता है +R किसका ज़्यादा, ठीक है ना, हाँ जी। तो देखो सबसे ईजिली डोनेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे डोनेशन है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब वो हाईली अनस्टेबल होना। तो यहाँ पे तो इन दोनों में तो ऑक्सीजन चाहेगा नहीं मेरे पॉजिटिव चार्ज आ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ पे तो +R लग रहा है, साथ में ये दोनों -I इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो OR है तुम्हारा -I भी शो कर रहा है, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -I भी शो कर रहा है। तो +R से तो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -I इफेक्ट से देखेंगे, तो -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो देखो ये तो ऑक्सीजन अटैच्ड है R ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन से जो R है और ये हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे, इन दोनों में बल्कि कौन है, ये R ग्रुप बल्कि है, जिससे यहाँ पे जो मोइटी जुड़ा होगा और ये जो R ग्रुप है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और ये रिपल्सन जाने से बॉन्ड एंगल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होगा तो -I इफेक्ट भी क्या होगा, इसका इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो इससे जो ऑर्डर आएगा ये कुछ इस प्रकार ऑर्डर, सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा होगा तुम्हारा, मैं मिटा दे थोड़ा कचड़ा हो गया है, सबसे ज़्यादा कौन हो गया यहाँ पे, A, देन B, एंड देन योर C, एंड देन क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है, तो ये -I ज़्यादा लगाएगा, इसलिए उसके बाद आ जाएगा D आ जाएगा। देन आएगा तुम्हारा, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डोनेशन करेगा,
जिससे ये सेंटर थोड़ा अमीर हो जाएगा। उसके बाद ई आएगा और सबसे ईजिली डोनेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। तो आप इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर भी क्या कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना। अभी हम लोग ना कुछ और भी जो कंपाउंड है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। क्या है भाई, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट केसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉस्फोरस की कुछ मोइटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक मोइटी ये हो गया, अनदर इज दिस मोइटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक मोइटी ये ले लेते हैं, एंड लास्ट इज दिस मोइटी, ठीक है। ये फॉस्फोरस के 4 मोइटी है, ए बी सी एंड डी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए। अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बल्कि ग्रुप रहते हैं, बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑर्डर क्या आना चाहिए, रिपल्सन से क्या होता है, बॉन्ड एंगल, रिपल्सन बढ़ता है तो वहाँ से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, है ना, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो उस हिसाब से अगर ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर कुछ कैसा होना चाहिए, इस कंसेप्ट के बेसिस पे ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ए होना चाहिए, देन बी होना चाहिए, देन सी होना चाहिए, देन डी होना चाहिए। देखो ए में 3 अल्काइल है, तीनों आपस में क्या रिपेल करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इसमें 2 है तो आपस में रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा ए से, इसमें और थोड़ा कम होगा और इसमें सबसे ज़्यादा कम होगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन स्मॉल एटम होते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर तो एक्सपेक्टेड तो ये है, ये था हमारा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड माइनस आई ऑर्डर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है पता है आपको, एक्चुअल में कहानी उल्टी चलती है। एक्चुअल जो ऑर्डर है इसका, एक्चुअल ऑर्डर है इसका डी, देन सी, देन बी, देन ए, ये इसका एक्चुअल ऑर्डर है। इसको मार्क कर लेना भाई, ठीक है ना, इसको मार्क कर लेना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं ऑर्डर बता रहा हूँ और ये एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन नहीं कंसिडर करना चाहिए, बट यहाँ पे ना कुछ फंडा है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे भी, इसके पास भी कुछ अच्छे फंडे हैं जो हमको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फंडा बॉन्ड एंगल का नहीं लगता, यहाँ पे फंडा लगता है प्लस आई इफेक्ट का। क्या लगता है यहाँ पे फंडा, प्लस आई इफेक्ट। तो जब बात करोगे, इसकी बात करोगे, ठीक है। अब देखो इनमें 3 प्लस आई लगा रहे, एक ये एक ये, तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 2 प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो प्लस आई, ठीक है। तो नो प्लस आई, जो प्लस आई इफेक्ट लगा ही नहीं रहा है तो क्या होगा, माइनस आई ज़्यादा शो करेगा। ये उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इसलिए आपका ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ऑफ तुम्हारा इस अल्काइल ग्रुप में क्या कैसे शो कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप कितना प्लस आई दिखा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग उसके माइनस आई के ऑर्डर को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा केसेस था, ठीक है। उसके बाद एक और केसेस आता है, जैसे हम लोग एज्यूम, एक और केसेस आता है इसी में, तुम्हारा अगर सल्फ़र का एक ग्रुप हो गया, अगर आपसे किसने पूछ लिया कि बताओ इन दोनों में से, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में से कौन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, तो आप लोग तो बोलेंगे सर ये तो बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यस, बढ़ जाएगा, बढ़ने से क्या होगा, माइनस आई ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है यहाँ पे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, 2 आर ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा तो उनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये है, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है, और आपको पता है प्लस आई इफेक्ट्स में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट का, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करोगे तो अल्काइल ग्रुप का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे और यहाँ पे एक भी नहीं। सो प्लस आई, सो यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्चुअल ऑर्डर, ये क्या है तुम्हारा
एक्चुअल, सॉरी उल्टा हो जाएगा, इधर आएगा, ये तुम्हारा एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है। सो ये बात अभी ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। अब नाउ ये तो हमारी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरी कहानी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इसे और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। दूसरा आता है भैया स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तीसरा आता है यहाँ पे ऐसा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। फोर्थ आता है तुम्हारा एसिडिटी, फोर्थ आता है तुम्हारा एसिडिटी, एसिडिटी। देन आता है आपका बेसिसिटी, ठीक है। एंड आपने इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो देख ही लिया, ठीक है ना। एक और आता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो कि आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। सो अभी हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में। किसके बारे में? इंटरमीडिएट्स के बारे में, ठीक है ना। बिकॉज ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ क्या है तुम्हारे, दे ऑल आर इंटरमीडिएट्स, जो कि थ्रू आउट द रिएक्शन जन्म लेते हैं और फटाक से जन्म लेके रिएक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली अनस्टेबल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, बॉन्ड क्लीवेज, अगर केमिस्ट्री को एक भाषा में डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ अ केमिस्ट्री, तो कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे भाई साहब सिंपल सी कहानी होती है, बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्म होना, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज नोन एज द केमिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखो, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, जहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ इधर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होता है भैया? रेडिकल। लेकिन जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए और बी है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, मान के चलो 20 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर ई एन है और ए क्या है तुम्हारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ से क्या बनाएगा भैया, यहाँ से बनेंगे आपके कटायन और अनायन। क्या बनेंगे? कटायन। यहाँ पे जन्म लेता है, यहाँ ये कब बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आपका एक बनेगा कार्बोकटायन और एक बनेगा आपका कार्ब अनायन। क्या बनता है? कार्ब अनायन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हम जब इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो कार्बोकटायन क्या होता है। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मैं ऐसा टर्सरी सेंटर लेता हूँ जहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीस है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीस है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीस है, ठीक है ना। हाँ जी। ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है भाई साहब? कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एज्यूम करके चलो पॉजिटिव चार्ज, सो ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं गरीब सेंटर्स को बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीस है? 2, 4 और 6।
ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। इसके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो इसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें ही मैं एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ? एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो यहाँ पे जन्म लेता है आपका फ्री रेडिकल। क्या लेता है भैया? फ्री रेडिकल। ये कैसा स्पीसीज है? ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन ये। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये भी क्या है तुम्हारा? इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो। तो यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन का इसमें एडिशन कर दूँ, एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कार्ब अनायन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? कार्ब अनायन जनरेट हो जाएगा। और कार्ब अनायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया भैया? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसके बाद क्या है? ऑक्टेट। इधर ऑक्टेट में अच्छे से नहीं लिखा। इसके बाद क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इसके पास क्या होता है? ऑक्टेट इज टोटली कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, अब तो ये तुम्हारा हो गया भाई साहब ये इंटरमीडिएट्स के बारे में, कि इंटरमीडिएट्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो अभी आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन में पूछूंगा कि देखो, अगर आप कोई देखो इंटरमीडिएट, सबसे पहला मैं इंटरमीडिएट कौन सी किसकी बात करूँ? कार्बोकेटाइंस की। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोकेटाइंस। ठीक है ना। अगर हम इसको अच्छे से बता तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपको पता है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? मतलब गरीब है। कौन है भाई? ये गरीब इंसान है। ठीक है ना। अब आपको अगर कोई भी 3 गरीब दे दिया, गरीब ए, गरीब बी, गरीब सी, आपको बताना है कि कौन ज़्यादा गरीब है, तो कैसे बताओगे? कौन ज़्यादा गरीब है कैसे बताओगे? ठीक है। सो आप तो या तो उसका बैंक चेक करोगे, भाई उसके पास कितना पैसा है, कितना किधर रहता है सब, तो उससे आप बताओगे हाँ कौन ज़्यादा गरीब है। ठीक है। ये तो इंसानों की कहानी होगी। सिमिलरली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेम तरीके से। ठीक है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज्यूम करके चलो कि हमारे पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसमें सबसे पहला है तुम्हारा टर्सरी कार्बोकेटाइन। कौन है सबसे पहला? टर्सरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद है आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और सबसे लास्ट में भैया नॉर्मल कार्बोकेटाइन। ठीक है। न्यूट्रल। ठीक है। ये आपके 4 कार्बोकेटाइन्स हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब आपको इन चारों में से बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन गरीब है। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा गरीब है, अगर आपको बताना है। हु इज अ मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो यहाँ पे अगर बात करोगे, यहाँ पे देखो 3 अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3। तीनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई लगा रहे होंगे। ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा। यहाँ पे 1 है, ये प्लस आई लगा रहा होगा, और यहाँ पे कोई है नो। तो ये प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस सेंटर से मिलेगा, इस सेंटर से मिलेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, 1 2 3। तो तीनों अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये क्या हो, जो सेंटर, जो गरीब सेंटर है, मतलब कार्बोकेटाइन सेंटर है, ये ज़्यादा गरीब रहेगा क्या? तो ये ज़्यादा गरीब नहीं रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा? ज़्यादा हाईली स्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली स्टेबल। जो कम गरीब होता है, जिसका पैसा ज़्यादा होता है ना, वो स्टेबल होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, सबसे अमीर कौन भाई? ए वाला। तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कैसे बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे आ जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे आ जाएगी?
ए सबसे ज़्यादा होगा। देन उसके बाद सेकंड कौन अमीर होगा भाई, बी वाला। उसके बाद कौन होगा, सी वाला होगा। और सबसे कम कौन होगा, डी वाला। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, किससे ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब, प्लस आई इफेक्ट्स की। ये तो हमारी हो गई भाई कार्बोकैटायन की चर्चा खत्म। अब हम बात करते हैं कार्ब अनायंस की। किसकी बात करते हैं, कार्ब अनायन। सिमिलर केस लेते हैं आप, ज़्यादा डिटेल में हम लोग उसको ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनिक को टफ बनाओगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक की ब्यूटी ये है कि ऑर्गेनिक को आप जितना ईजी बना के आप अंडरस्टैंड करोगे, आप ऑर्गेनिक को उतना बेहतर समझ पाओगे। और इसमें कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक टफ सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी नहीं है इसको टैकल करना, इस सब्जेक्ट को। बट अगर आप सही फॉर्मेट में सही तरीके से इसको आप प्रिपेयर करते हो, तो ये आपका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग नहीं बोलना चाहिए, बट यस थोड़ा आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा इंटरमीडिएट, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सेम हम लोग केसेस लेते हैं भाई, सेम, ज़्यादा हम लोग डिटेल में उसको टफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब अपन PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको बेस तैयार करना है, बिकॉज आपको ये पता है कि 3 महीने के बाद आपका JEE का एग्जामिनेशन है। सो आप सबसे पहले बेस पे और साथ में PYQ पे ध्यान देते चलो, लेकिन बेस नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस तो सही है, प्रैक्टिस तो करते ही रहो, लेकिन बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस को रिवाइज करते हुए चले जाओ। और ये रिवीजन लेक्चर है, कोई डिटेल में चर्चा नहीं चल रही यहाँ पे, बिकॉज डिटेल में जो चर्चा करनी थी वो हो चुका रहेगा, आप सबने पढ़ लिया होगा, 2 साल में आप वही करते आ रहे हो। बट ये डिटेल चर्चा नहीं है, इसे आपको एक ऐसा चीज़ बताया जा रहा है जहाँ से कि आपका पूरा सिलेबस एक और बार रिवाइज हो जाए फटाफट। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 महीने में ख़त्म करना है, इट्स नॉट, ख़त्म ही नहीं किया जा सकता पहली बार। तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के और बहुत लिमिटेड ही चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और कंटेंट भी पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग टच कर पाए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज आवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायंस। ठीक है ना, सो यहाँ पे 4 कंपाउंड गिवन है। ठीक है ना, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एज 4 कंपाउंड इज गिवन। ठीक है, एंड दे ऑल आर कार्बो अनायंस। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हु इज़ द मोस्ट स्टेबल अमोंग दिस 4 कार्बो अनायंस। ठीक है, सो जब पहले वाले की बात करें तो पहले वाले 3 अल्काइल ग्रुप है, और यू नो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे भाई। ये यहाँ से डोनेशन करेगा और ये इसी यहाँ से करेगा और ये कहीं से भी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा, भैया कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, अरे ये सोनो है ना। ये तो भाई कार्बन आयन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस है, पहले था जब यहाँ पे कोई नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो और ज़्यादा इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगेंगे जितना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा एक्सेस में आ गए, ये क्या हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेस में आ गए भाई साहब, ये भी निकल जाएंगे काम करने के लिए। मतलब जिसका बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, वो स्टेबल नहीं रहता भाई, बहुत ज़्यादा। ये अंधाधुन इनके पास पैसा आ गया है, तो इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया ना, तो अब ये क्या करेंगे भैया, निकलेंगे पैसा देने के लिए। ठीक है ना, पैसा देने के लिए निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और लेस सिलेक्टिव हो जाएगा भाई, लेस सिलेक्टिव। जो ज़्यादा जगह जाके मुंह मारता है ना भाई, वो उसको सिलेक्ट कम ही लोग करते हैं। ठीक है ना, ये मैं नहीं, केमिस्ट्री भी बोलता है। तो यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव होगा और लेस सिलेक्टिव होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि जो हर जगह जाके मुंह मारेगा वो उसके अंदर स्टेबिलिटी कभी नहीं होती है। और ये वाला लेस रिएक्टिव होगा, हाई सिलेक्टिव होगा।
और मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट लेके कंप्लीट है भाई, एकदम स्टेबल है ये बंदा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किसके पास होगी? सबसे पहले जी डी की होगी, देन सी की होगी, देन बी की होगी, देन ई की होगी। कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई के क्या रहता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन ध्यान में रखना आप, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये हो गया अपना। अब आता हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? थर्ड इज फ्री रेडिकल्स। अगेन सेम लेते हैं अपन, सेम चीज चलेगा। आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। सॉरी, यहाँ पे फ्री रेडिकल था ये, तो फ्री रेडिकल बना देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा ये मैंने कार्बोकटायन बना दिया यहाँ पे। सारे कार्बोकटायन है भाई, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दी। सारे फ्री रेडिकल यहाँ पे कार्बोकटायन बना दिया मैंने। यहाँ पे देखो, ये फ्री रेडिकल है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। दे ऑल आर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सो नाउ ये फ्री रेडिकल है। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे? ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जो ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन, जहाँ से जो गरीब आदमी है, ये भी क्या है भाई? फ्री रेडिकल भी क्या है? गरीब लोग है, ये भी भाई सब गरीब है, ये भी क्या है? गरीब है। तो यहाँ पे भाई ऐसे लोग मिलना चाहिए जो पैसा दे पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो यहाँ पे 3 पैसा देने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले मतलब प्लस आई वाले, यहाँ पे प्लस आई वाले। तो ये जल्दी अमीर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो स्टेबल कौन होगा सबसे ज़्यादा? ए वाला। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? बी वाला। उसके बाद होगा सी वाला, और डी वाला रो रहा होगा भाई, बोलेगा मेरे को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा किसका आता है? ए का आता है, देन बी का आता है, देन सी का आता है, देन डी का आता है, ठीक है। सो यहाँ से इसका भी कंक्लूजन क्या आता है? फाइनल कंक्लूजन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। अरे हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है ना। किसके बारे में हो गया भाई? प्लस आई इफेक्ट्स के, ठीक है। तो ये तुम्हारी कहानी हो गई भैया स्टेबिलिटीज की, ठीक है। नाउ अब आता है तुम्हारा, थोड़ा हम लोग एडवांस टॉपिक की ओर जाते हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशंस हो गए हमारे? So already we talked about this topic done, this done and this done, okay. Now next is we are going to talk about the acidity, okay. So अगर हम एसिडिटी को बारे में बात करें, नेक्स्ट इज योर एसिडिटी। क्या होता है भाई? एसिडिटी। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिटी, ठीक है ना। तो एसिडिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू डोनेट प्रोटॉन और H प्लस आयन। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। जब आप ऐसे H प्लस लिखते हो ना, तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज हो जाता है, ठीक है, H प्लस।
ठीक है। मतलब एक हम लोग कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए और एच कंपाउंड है आपका, ठीक है, क्या है तुम्हारा ए और एच। ये कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे ए माइनस और एच प्लस। सो इसने एच को क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया, इसने क्या कर दिया, एच का डोनेशन कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एसिड हो गया। और एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, एक कार्ब अनायन प्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद H प्लस है, ये फिर से इससे अट्रैक्ट करके फिर से एज बना देगा, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेट आयन। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब H प्लस आयन निकलेगा, सो यहाँ पे आयन जनरेट और यहाँ पे H प्लस, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है यहाँ पे जो जुड़ा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन की जो एसिडिटी है वो इस ग्रुप पे डिपेंड करती है कि कितनी होगी, ठीक है। इस ग्रुप पे डिपेंड करती है कि उसकी एसिडिटी कितनी होगी, ठीक है। जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो लेस एसिडिक होता है, कंसिडर किया जाता है, बट अगर उनको आपस में कंपेयर करना पड़े, ठीक है, सो मुझे इस आर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना इस कार्बोनिल सेंटर पे, उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो वही पूरा खेल खेलेगा, ठीक है ना। सो आओ इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे अगर आर ग्रुप, अगर इस केस में आपका जो आर ग्रुप है वो अगर प्लस आई दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये आपने अभी पढ़ा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तो एट दी एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसको क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है या स्टेबलाइज करेगा, बताइए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ये कार्बोनिल सेंटर की गरीबी कम कर रहा है। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा अच्छे से तो कार्बोनिल सेंटर की गरीबी कम होगी, तो कार्बोनिल सेंटर इससे ऑक्सीजन और इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा अपनी तरफ, और इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो ये OH बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो उस कंपाउंड की एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर ये आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, सो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। और जैसे ही डीस्टेबलाइज होगा तो ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, डिक्रीज। लेकिन अगर यही अल्काइल ग्रुप तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है भाई, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। पहली बात है कार्बोनिल सेंटर गरीब, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच के और इसको गरीब बना रहा है, तो अब ये गरीब क्या करे भाई, इस ऑक्सीजन सहारा लेगा, तो ऑक्सीजन को बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन दे, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जैसे ही भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ईजिली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा तो वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, और ईजिली ब्रेक होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा H प्लस जो आयन है वो ईजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ईजिली रिलीज होगा तो तुम्हारा जो यहाँ पे कार्बो अनायन और कार्बोक्सिलेट आयन्स है ना वो तुम्हारा स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। और जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कैसे, देखो भाई कुछ इस प्रकार से स्टेबलाइज होता है। ये यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टेबलाइज हो गया बाय रेजोनेंस, ठीक है ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी और स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या करना है भाई साहब, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अभी अगर एसिडिटी की बात करूँगा तो एसिडिटी के लिए कंक्लूजन क्या आता है। सो कंक्लूजन फॉर द एसिडिटी, कंक्लूजन फॉर द एसिडिटी, दो कंक्लूजन है यहाँ पे। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आई के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ की एटम से, ठीक है ना जी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई प्लस आई के,
प्लस आई क्या होगा, इन्वर्सली होगा, एंड प्लस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने पहले ना यहाँ पे एक और चीज़ आता है आपको, जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ लिटिल बिट, ठीक है। बिकॉज आज हमारा टॉपिक है ना, आज हम लोग पूरा इंडक्टिव इफेक्ट को ना पूरा हम लोग खत्म करेंगे जहाँ तक है, यस हम लोग पूरा खत्म करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है ना, इससे आपका फटाफट ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहला आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनपी रूल, ठीक है ना, डीएनपी रूल जो कि इंडक्टिव इफेक्ट में काम आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डीएनपी रूल। डीएनपी में डी क्या होता है, डिस्टेंस, उसको प्रायोरिटी भी ऐसी देना, सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, देन नंबर ऑफ ग्रुप देखना है, एंड लास्ट में पावर और स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो अभी देखना है, सबसे पहले देखो, अगर डीएनपी रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सो अभी कहाँ लगता है क्वेश्चन, ये अराइज होता है, किस में लगता है क्वेश्चन, ये अराइज होगा, ठीक है। देखो ये डीएनपी रूल माइनस आई इफेक्ट में लगता है, सबसे पहली चीज आपको मैं बताता हूँ, ये जो रूल है ये माइनस आई में लगता है, ठीक है। सो ये किधर लगेगा, ये आपको माइनस आई इफेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट्स, ठीक है, हाँ जी। मैक्सिमम केसेस में हर जगह माइनस आई में लगता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ केसेस लेता हूँ, कुछ कंपाउंड में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे पहला मैंने क्या करता हूँ, एक ये कंपाउंड है, दूसरा तुम्हारा क्लोरीन है, तीसरा तुम्हारा ब्रोमीन है, और चौथा तुम्हारा है आयोडीन, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ करते हो यार, आप लोग बोलोगे कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आप लोग इतने मेहनत से देख रहे हो। सो मेरा काम है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, ठीक है, और आपकी टाइम बचाना, आपको टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ कराना, ठीक है। और आप वीडियो देखो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने टाइम वेस्ट किया है, आप यहाँ पे आए हो कुछ सीख के जाओ, ठीक है, और कुछ सिखा के जाओ, बिकॉज मैं भी लर्नर ही हूँ, ठीक है। मेरे चैनल का नाम भी केमिस्ट्री लर्नर है भाई, तो हम तो केमिस्ट्री भाई लास्ट समय तक सीखते रहेंगे, ठीक है, सिर्फ लर्नर ही रहना चाहते हैं। अब देखो डीएनपी रूल में देखना है कि भैया डिस्टेंस, डीएनपी रूल में हमको ये पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज आपने पता है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। अगर आपसे किसी ने पूछला कि बताओ ए बी सी डी में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आप कैसे बताओगे, तो इसके लिए आप अप्लाई करोगे डीएनपी रूल। क्या अप्लाई करोगे, डीएनपी रूल, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे तो डीएनपी अप्लाई नहीं होता इस केसेस में, बिकॉज यहाँ पे आपने सीधा माइनस आई इफेक्ट से आप काम कर लोगे, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर आपको पता है, माइनस आई ऑर्डर क्या है सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और आपको पता है भैया एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो, एसिडिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई के। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा एंड देन डी होगा, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। में थोड़ा पीपीटी यहाँ पे थोड़ा पेजेस ऐड कर लेता हूँ, 2 मिनट, सो दैट आपको अच्छे से थोड़े अच्छे एग्जांपल में करवा सकूँ फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी हमारे बहुत अच्छे से पीपीटी है, ठीक है। सो अभी ये आता है, अराइज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, बताओ अब आपसे मैं पूछता हूँ, ये तुम्हारा ए कंपाउंड है, ठीक है, तुम्हारा बी कंपाउंड है, ठीक है, बी आर है, तुम्हारा सी है, और एक कंपाउंड है तुम्हारा डी कंपाउंड है। अब इन चारों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, हु इज मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग दिस 4 कंपाउंड, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे भैया, ये वाली मोइटो तो सेम है, हर जगह सेम है, तो ये कहानी होगी। अब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान देंगे।
तो देखो सब्स्टिट्यूएंट में जो यहाँ पे अल्काइल अल्काइल की यहाँ पे 1 2 सेकेंड पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 पे है, और यहाँ पे कितने 1 2 3 पे है। तो डीएनपी रूल अपना अप्लाई करें। डीएनपी रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, देन नंबर देखेंगे, देन पावर देखेंगे, और जो ज़्यादा कम डिस्टेंस पे रहेगा उसका माइनस का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम दूरी पे कौन है भाई, तुम्हारा बी वाला है। बिकॉज बी वाले पे सेकेंड पे तुम्हारे सेकेंड पे देखोगे, सेकेंड पे 2 लगे, फ्लोरीन लगे, क्लोरीन लगे, फ्लोरीन एंड क्लोरीन लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बताओ सर सी और बी में कौन ज़्यादा, ठीक है, सी और बी में कौन ज़्यादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना सी और बी में कौन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस आई कौन कौन लगा रहा है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रहा है, यहाँ पे माइनस आई पे इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एज्यूम करके चलो ये यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन है, एज्यूम करके चलो ये भी तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। एज्यूम करके चलो थोड़ा ईजी बनाने के लिए इसको हाइड्रोजन लिख दिया। तो अब इस केस में आपको समझ में आएगा ईजिली कि देखो अब यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा सेकेंड पे ये है और सेकेंड पे, तो सेकेंड पे इन दोनों में सी और बी में बात करोगे, सेकेंड पे यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम लगा है, ब्रोमीन है फ्लोरीन है, तो भाई आपको पता माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा था एज कम्पेयर टू यार ब्रोमीन। सो आपको सबसे पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा, उसके बाद कौन होगा, सी होगा, देन कौन होगा आपका डिस्टेंस देखना है, कम डिस्टेंस पे कौन है, डी वाला है, देन डी होगा, उसके बाद लास्ट डिस्टेंस पे 3 वाला, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट। सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा आपका कंपाउंड, सबसे लीस्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे पहले बी होगा, देन सी होगा, एंड देन उसके बाद होगा आपका डी, एंड देन होगा आपका ए। तो ये एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया भाई एसिडिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो भैया एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। और आपको अगर सारे चार्ट्स पता है और सारे आपको सीक्वेंस पता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। सो इसी के साथ ना हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो बहुत हद तक ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी एक टॉपिक बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है मैं आपको बता देता हूँ, सारे कौन कौन से हो गए, हाँ जी एक मिनट, ये हो गए, ये हो गए, एसिडिटी हो गए, लास्ट ऑफ इज बेसिसिटी। सो बेसिसिटी को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो आप तब तक के लिए इन सारे टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, हर एक टॉपिक को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे सो प्लीज़ डू आस्क, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप क्या कर सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा वी विल डिस्कस इस नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर्स एंड लेक्चर्स अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, बिकॉज आपके पास 2-3 महीने का टाइम है। और हम लोग जहाँ तक है दिसंबर के पहले हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इन डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको लगे रहना है, आपको सिर्फ PYQ करते रहो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है जो यहाँ पे लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग लेक्चर में दे रहे हैं उसको आप सिंपल आप PYQ में जाओ, PYQ में अप्लाई करो, PYQ में अप्लाई करोगे, JEE के PYQ ले लो, JEE मेंस के ले लो, एडवांस के ले लो और नीट के ले लो, ये तीनों के PYQ करना शुरू करो, उनमें अप्लाई करो जो अभी टॉपिक पढ़ा है। जैसे इंडक्टिव है तो इंडक्टिव जो भी क्वेश्चन आए JEE में, नीट में और एडवांस में, तीनों के क्वेश्चंस करो आप बैठ के, ठीक है, आराम से करो, ठीक है। सो उससे क्या होगा ना आपका साइड बाई साइड प्रैक्टिस भी होता चल जाएगा, बिकॉज 3 महीने का टाइम बहुत कम टाइम बचा है अभी, ठीक है। और आपके समय प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, इस समय से आपका प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून विथ आवर यूट्यूब चैनल नेम एज केमिस्ट्री लर्नर्स, ओके। सो हम लोग कुछ दिनों के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ही चालू कर देंगे साइड बाय साइड, ताकि आपका टॉपिक जो थ्योरी है थ्योरी भी साइड में रिवाइज हो और उसके साथ साथ आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको हर एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन अच्छे लेवल के और अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो दैट आप उन सारे क्वेश्चंस को जाइए, उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस 20 to 25 क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बिकॉज 20 to 25 क्वेश्चन जो रहेंगे दे ऑल आर क्वालिटी वन, ठीक है, दे ऑल आर क्वालिटी क्वेश्चंस,
दे ऑल आर क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। सो उसको आप लोग जब एक बार गो थ्रू करोगे, ठीक है, तो आपके पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको जेई एडवांस तक के मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ओलंपियाड भी मिल जाएंगे। सो इन क्योंकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन हलवा नहीं रहने वाला, टू बी ऑनेस्ट, हल्के फुल्के एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, सारे सिलेक्टेड और बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से उठाए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो आप उन क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, उन क्वेश्चन को समझो, तो आपको पता चले कि आप किधर लैग कर रहे हो, बिकॉज आप बेसिक क्वेश्चन को ना हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन ये सब एग्जाम वही निकालता है ना जो टफ क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नहीं करते हो तो आपको टफ क्वेश्चन को, जो कुछ एक्सेप्शन वाली केसेस होते हैं, वो आपको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, और उसको अपने दोस्तों में या अपने कोई भी मेंबर है जो 11th-12th में है, कोई भी, चाहे 11th में हो या 12th में हो या फिर जेई का एग्ज़ाम देने वाला हो, कोई भी हो, उसको ये वीडियो और ये हमारा चैनल शेयर करो, सो दैट उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का इन जस्ट अ मैटर ऑफ 90 डेज, ठीक है। सो जस्ट स्टे ट्यून, डू हार्ड वर्क, ठीक है, और बस लगे रहो भाई, मेहनत करते रहो, ठंडी चालू हो गया, अब जम के पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।